नमस्कार सभी को। मैं सरोज नैनीवाल, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महिला पीजी महाविद्यालय झुंझुनू। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि नगरीय प्रवासन के क्या कारण हैं। नगरीय प्रवासन किसे कहते हैं? हालांकि इसकी चर्चा हमने पिछली वीडियो में कर ली है। तो नगरीय प्रवासन यानी कि जब व्यक्ति या व्यक्तियों का एक समूह ग्रामीण निवास स्थान को छोड़ करके, अपने ग्रामीण निवास को छोड़ करके शहरों में आकर के रहने लग जाते हैं, वहाँ शहरों में आकर के स्थायी रूप से बस जाते हैं, तो उसे हम कहेंगे नगरीय प्रवासन। और हमने ये भी बात कर ली थी कि नगरीय प्रवासन के दो भाग होते हैं, उनको दो भागों में बांटा जा सकता है, आंतरिक प्रवासन और बाह्य प्रवासन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत में जो ये नगरीय प्रवासन है, लोग गाँवों को छोड़ करके, अपने मूल स्थान को छोड़ करके नगरों में जो जाकर के रह रहे हैं, तो उसके पीछे क्या कारण है, उन कारणों की चर्चा हम इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। तो भारत में भी जैसे विश्व के अन्य देशों की तरह ही नगरीकरण की जो प्रवृत्ति है उसमें वृद्धि होती जा रही है, और आर्थिक विकास जैसे जैसे हुआ है वैसे वैसे नगरीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें भी तेजी आई है। तो ये जो नगरीकरण की प्रक्रिया है, इसमें जो गाँव के लोग हैं, जो ग्रामवासी हैं, उनका भी अपना एक योगदान है, क्योंकि वो लोग गाँव से प्रतिदिन, है ना, शहरों में आकर के आते हैं। और कुछ तो शहरों में आते हैं, जैसे जो ग्रामीण क्षेत्रों के आसपास जो शहर हैं, है ना, उनमें बहुत सारे कारण हैं। जैसे मुख्यतः अपन आर्थिक कारण ही इसके अंतर्गत ले सकते हैं, है ना, या फिर शैक्षणिक कारकों को हम इसके अंतर्गत रख सकते हैं। तो कारण चाहे कुछ जो हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो वो जो गाँव के जो लोग हैं वो जो आसपास के जो शहर है, या तो प्रतिदिन वहाँ आते हैं और वापस अपने गांव की तरफ चले जाते हैं, और या फिर वो लोग गाँव से स्थायी रूप से ही उन नगरों के अंतर्गत बस जाते हैं। तो वो नगरों के अंदर जो बसते हैं या स्थायी रूप से रहने लग जाते हैं, उसके पीछे क्या कारण है, उन कारणों की चर्चा हम करेंगे। तो उन कारणों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो हम कहेंगे कि धक्का देने वाले कारक, है ना, कि लोगों को वो बाध्य कर देते हैं, ऐसे कारण है कि लोगों को मजबूर कर देते हैं, वो उनको बाध्य कर देते हैं कि वो नगरों में जाकर के रहे। और दूसरे कारक होते हैं आकर्षक कारक, यानी नगर में अपने आप में ही एक ऐसा आकर्षण है, नगरीय जो जीवन विधि है उसमें अपने आप में ही एक ऐसा आकर्षण है कि लोगों को वो अपनी तरफ आकर्षित करती है, और लोग वहाँ जाकर के, नगरों में जाकर के रहना चाहते हैं। अब हम पहले बात करेंगे धक्का देने वाले कारकों की, है ना। धक्का देने वाले कारकों में हम बात करेंगे सबसे पहले आर्थिक कारक की, यानी ये व्यक्ति की वो आवश्यकताएं हैं कि जिनको पूरा करने के लिए वो जहाँ ग्रामीण परिवेश में या गांव के अंदर जो वो रहता है, तो वहाँ पर वो इन अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है। तो जो वो बाध्य हो जाता है, व्यक्ति एकदम मजबूर हो जाता है नगरों की तरफ पलायन करने में। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं आर्थिक कारक में, कि गाँव में रोजगार का अभाव होता है ना। रोजगार का अभाव होता है, वो व्यवसाय, उनको विभिन्न प्रकार के व्यवसाय नहीं मिल पाते हैं, रोजगार का अभाव होता है, आवश्यकताएं होती हैं। तो ये ऐसा कारक है जो व्यक्ति को बाध्य कर देता है कि भाई अब गांव के अंदर जो रह रहे हैं वहाँ पर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। तो अब आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है तो उन लोगों को नगरों में या शहरों में जाकर के रहना पड़ता है। तो अगर वो जो नगर है वो उनके ग्रामीण क्षेत्र के आसपास ही है, और आवागमन की अगर उचित सुविधा उपलब्ध है उन लोगों को, तब वो रोज़मर्रा, मतलब रोज़ाना वो वहाँ शहरों में जाते हैं, अपना व्यवसाय या जो भी रोज़गार है उसको करते हैं, और वापस शाम को अपने घर आ जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, या फिर व्यक्ति जो है वो ऐसी इस प्रकार की जो अप डाउन है, आवाजावी है, इससे बचना चाहता है, तो वो नगरों में ही स्थायी रूप से बस जाता है। तो ये आर्थिक कारक है ना, जो कि व्यक्ति को बाध्य करते हैं कि वो नगरों में जाकर के निवास करे। गांव की अगर हम बात करें तो ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है वो है कृषि। और कृषि जो है वो परंपरागत रूप से ही की जाती है, और हम उसे यूँ कहें कि कृषि जो है वो भी एक मानसून का जुआ ही है ना। कि अगर मानसून अच्छा है, अगर बारिश जितनी फसल को चाहिए उतनी हो जाती है, तब तो उपज अच्छी हो जाती है। और अगर इसके विपरीत प्रकार की होती है तो फिर लोगों की जो आवश्यकताएं हैं वो अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, और वो नगरों की तरफ गमन कर जाते हैं। या फिर हम यूँ कहें कि कुछ प्राकृतिक आपदाएं होती हैं ना, जैसे बाढ़ आ गई,
है ना, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, तो ऐसे, या फिर भूकंप वगैरह आ गया, तो ऐसे भी कुछ कारक हैं जो कि ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये ऐसे भी कुछ कारक हैं जो कि व्यक्तियों को बाध्य करते हैं कि वो नगरों के अंदर जा कर के रहे। तो ये जो उपरोक्त परिस्थितियाँ हैं, तो इन परिस्थितियों के कारण व्यक्ति बाध्य होकर के नगरों की तरफ पलायन करने लग जाते हैं और वहाँ पर स्थायी रूप से जाकर के वो बस जाते हैं। तो नगरों में क्या है कि नगरों में खुली अर्थव्यवस्था होती है, और उन्हें खुली अर्थव्यवस्था होने के कारण उन्हें वहाँ रोजगार के भी बहुत सारे अवसर मिलते हैं, और बहुत अलग अलग प्रकार के उनको रोजगार वहाँ पर या फिर नौकरियाँ वहाँ पर मिलती है। तो चूँकि अवसर गाँव से ज़्यादा होते हैं, इसलिए लोग गाँव को छोड़ करके शहरों की तरफ गमन करते हैं, शहरों की तरफ प्रवासन करते हैं। राष्ट्रीय सैंपल सर्वे ने एक सर्वे करवाया था, तो उस राष्ट्रीय सैंपल सर्वे के जो आंकड़े दिए, उन आंकड़ों के अनुसार भी ये स्पष्ट हो जाता है कि नगरीय प्रवासन से संबंधित लगभग 75% पुरुष जो है वो रोजगार के बेहतर अवसरों के कारण ही स्थान परिवर्तन करते हैं। वरना जैसे गांव की, अगर ग्रामीण क्षेत्रों की हम लोग बात करें, तो ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत किसान जो हैं वो कृषि से संबंधित होते हैं, और उनको, और जो गांव में जो लोग रहते हैं उनको भी जो अपना पैतृक स्थान है उससे बहुत ही अपनापन और बहुत ही लगाव होता है। वो उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, उस जगह को जहाँ पर कि वो बचपन से रहे हैं, जो कि उनका जन्म स्थान है। लेकिन जब उनकी आवश्यकताएं वहाँ पूरी नहीं हो पाती हैं, जब उनको वहाँ पे रोजगार नहीं मिल पाता है, व्यवसाय नहीं मिल पाता है, तो फिर वो लोग बाध्य हो जाते हैं कि वो अपने मूल स्थान या जन्म स्थान को छोड़ करके नगरों की तरफ प्रवासन करें करें एक आशीष बोस जो हैं समाजशास्त्री, उन्होंने एक बाध्य करने वालों के जो कारक हैं, ये है ना, बाध्य धक्का देने वाले जो कारक हैं, उनसे एक अलग प्रकार की बात की। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को प्रवासन के बाद भी मतलब कि जब वो गाँव से शहरों की तरफ आ जाते हैं, तो अगर उसके बाद भी नगर में उनकी आर्थिक सफलता नहीं मिल पाती है, अगर नगर में उनको ऐसा कार्य, रोजगार या व्यवसाय नहीं मिल पाता है कि जिससे वो भली प्रकार से अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि कर पाए, तो वे पुनः अपने जन्म स्थान की ओर, अपने जो पैतृक स्थान की ओर लौट जाते हैं, वापस वो आ जाते हैं। और आशीष बोस ने ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को नाम दिया इन्होंने विपरीत दबाव कारक कहा इन्होंने, कि विपरीत दबाव कारक यानी व्यक्ति गांव से शहरों की तरफ तो आ गया है आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, लेकिन अगर शहरों में भी वो अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की संतुष्टि भली प्रकार से नहीं कर पाता है, तो वो व्यक्ति अपने मूल स्थान की तरफ, अपने पैतृक स्थान की तरफ वापस लौट जाता है। और इसे उन्होंने नाम दिया विपरीत दबाव कारक। तो ये तो थे धक्का देने वाले कारक, कि जो व्यक्ति को बाध्य करते हैं कि वो नगरों की तरफ प्रवासन करें। अब हम दूसरे प्रकार के कारकों की बात करते हैं कि आकर्षक कारक, यानी नगर के अंतर्गत इतना आकर्षण होता है, वो अपने आप में इतना आकर्षक होता है कि वो लोगों को अपनी तरफ खींचता है, और लोग उसके चकाचौंध के अंदर गुम होकर के नगरों की तरफ आ जाते हैं। तो नगरों में ऐसे अनेक कारक हैं जो ग्रामवासियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे अपन बात कर सकते हैं इसके अंतर्गत शिक्षा की, चिकित्सा की, संचार और परिवहन की। साथ ही हम इसके अंतर्गत बात कर सकते हैं मनोरंजन की भी। तो ये जो बहुत सारी सुविधाएं हैं, है ना, जैसे जल की सुविधा है, बिजली की सुविधा है ना, तो ये बहुत सारी सुविधाएं हैं जो ग्रामीण लोगों को आकर्षित करती है कि वो वहाँ आकर के रहे। गाँव के अंदर अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो लाइट नहीं आती है, बिजली नहीं आती है, वहाँ पे जो है ना उचित पानी का अभाव भी होता है, या फिर मनोरंजन के जो साधन नगरों के अंतर्गत उपलब्ध होते हैं वो गाँव के अंदर नहीं होते। तो ये ऐसे सम्मोहित करने वाले कारक हैं ग्रामीण लोगों को, कि ये उन लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। तो इसी में से पहली बात हम कर सकते हैं शैक्षणिक कारक की, कि गांव में उतनी शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती है जितनी कि शहरों में होती है ना। तो विभिन्न क्षेत्रों में जैसे जैसे विशेषीकरण और प्राविधिक जो ज्ञान है उसका महत्व बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ही नगरीय प्रवसन में ये जो शैक्षणिक दशाओं की भूमिका जो है वो भी ये जो बढ़ती जा रही है, वो भी शैक्षणिक जो महत्व है, शैक्षणिक जो दशा है उसका महत्व भी बढ़ता जा रहा है।
और ऐसा जो प्रवसन है, इसका जो संबंध है, जो प्रमुख संबंध है, वो युवा पीढ़ी से है। यानी गांव के अंदर 10 मैट्रिक तक स्कूल मिल जाएंगी, उत्तर मैट्रिक तक, उच्च माध्यमिक तक मिल जाएंगी, लेकिन उसके बाद में अगर आपको अच्छी पढ़ाई करनी है, अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करनी है, तो आपको शहरों की तरफ, जो ग्रामीण जो लोग हैं उनको शहरों की तरफ आना ही पड़ता है। जो ख्याति प्राप्त शिक्षा संस्थाएं हैं, शिक्षा संस्थाएं हैं, उनमें शिक्षा प्राप्त करने की जो इच्छा है उनकी, है ना, तो वो इच्छा के कारण ख्याति प्राप्त है, प्रसिद्ध हैं वो जगह जगह, तो वहाँ पर पढ़ने की अपनी लालसा को पूरा करने के लिए ग्रामीण जो युवा है वो शहरों की तरफ आते हैं। शिक्षा प्राप्ति के पश्चात योग्यता दिखाने हेतु तो नगरों में भी रहते हैं फिर, क्योंकि गाँव के उनके युवा वर्ग जो है उसके अनुसार गाँवों में उनको अपनी योग्यता है, जो क्षमता है, जो उनका ज्ञान है, वो उनको दिखाने का वहाँ पे पर्याप्त स्कोप नहीं मिल पाता है, क्षेत्र नहीं मिल पाता है। उन्हें को लगता है कि जो हमारा जो ज्ञान है उसका दोहन हम लोग शहरों के अंदर ही कर सकते हैं, तो वो लोग इस कारण से भी शहरों में रहते हैं फिर। तो भारत में विदेशों जैसे रूस, अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड, तो इनकी मदद से जिन आईआईटी की स्थापना हुई है भारत के अंदर, जो विदेशी देश हैं, इन विदेशी देशों की सहायता से, जिनके हमने नाम लिए हैं रूस, अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड, तो इनकी सहायता से जिन भारत के अंदर जिन आईआईटी सेंटर्स की स्थापना हुई है, उनमें जो प्रशिक्षण पाने वाले जो युवक हैं, जो स्नातक हैं, है ना, तो उन स्नातकों को इन स्थान विशेष पे, इन आईआईटीज़ में जो शिक्षा प्राप्त करते हैं, इन युवाओं को ये जो देश हैं, है ना, जिन्होंने कि भारत में ये संस्थाएं स्थापित करने में मदद की है, तो ये जो देश हैं, उन देशों के जो लोग हैं, वो इन व्यक्तियों को, जो भारत में यहाँ पढ़ते हैं, इन लोगों को अपने यहाँ बुला कर के बहुत ही अच्छे वेतन पे और बहुत ही अच्छी सुविधाएं देते हैं। तो इसके कारण से ये जो उच्च शिक्षा प्राप्त स्नातक है, जिन्होंने शिक्षा तो भारत में प्राप्त की है, लेकिन वो अब कहाँ चले जाते हैं, क्योंकि वो देश इनको बुला लेते हैं, क्योंकि वो उनके सामने अच्छे वेतन के और अच्छे पैकेजेस की बात करते हैं। तो ये लोग स्नातक जो है, ये जो युवा वर्ग है, वो हमारे देश से पलायन करके और विदेशों के अंदर चला जाता है, और कालांतर में कुछ समय तो उनको स्थायी उनके वहाँ के देशों की सदस्यता मिलती है, और कुछ समय बाद में वो जो जिस देशों में वो लोग गए हैं वहाँ की उनको स्थायी सदस्यता मिल जाती है। तो इससे क्या होता है, वैसे देखा जाए तो इससे हमारे देश से जो प्रतिभाएं हैं, उन प्रतिभाओं का पलायन हो जाता है ना। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, है ना। अगला हम इसमें कारक लेते हैं मनोवैज्ञानिक कारक। आकर्षक कारक में हम दूसरा कारक लेते हैं मनोवैज्ञानिक कारक। पहला कारक की हमने चर्चा कर ली है, शैक्षणिक कारक, है ना, कि शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से, और अगर उच्च शिक्षा प्राप्त कर ली है तो उसको दोहन करने के लिए, है ना, उसको अपनी क्षमताओं को दिखाने के लिए युवा जो वर्ग है, जो लोग हैं, वो शहरों के अंतर्गत रहना पसंद करते हैं। दूसरे कारक की हम बात करते हैं मनोवैज्ञानिक कारक। तो एक ही स्थान पर काफ़ी समय से जब लोग रह लेते हैं और उतने काफ़ी लंबे समय तक एक स्थान पर रहने के पश्चात भी जब व्यक्ति अपनी सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति में, जो उनकी सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति है, उसमें अगर वो अपना वांछित सुधार नहीं कर पाते हैं, तब मनोवैज्ञानिक रूप से उन पर स्थान परिवर्तन का दबाव बढ़ने लगता है। अगर उनको लगता है कि उनकी सामाजिक स्थिति और उनकी आर्थिक जो स्थिति है समाज में, वो जितना वो चाहते थे उतने उच्च स्तर पर नहीं पहुंच पाई है, तो फिर वो अपने आप ही सोचने लग जाते हैं कि भाई मुझे इस स्थान को छोड़ करके कहीं अन्यत्र जाना चाहिए और वहाँ अपनी योग्यता और कुशलता के बल पर हमें कार्य करना चाहिए। तो लोग ये एक मनोवैज्ञानिक, उनको एक साइकोलॉजिकल एक प्रेशर भी हो जाता है कि किसी नगर विशेष में या किसी स्थान विशेष में वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर रहे हैं, लेकिन जैसा वो चाहते हैं, जितनी अपनी परिस्थिति में वो सुधार चाहते हैं, जितना वो प्राप्त करना चाहते हैं, जितना वो धनाढ्य बनना चाहते हैं, जितने वो समाज में प्रसिद्ध होना चाहते हैं, अगर वो वहाँ पर उनको नहीं मिल रही है, तो उस स्थान को छोड़ करके वो लोग अन्यत्र चले जाते हैं। तो या तो वो गांव से नगर की तरफ गमन कर जाते हैं, या फिर वो किसी एक नगर से दूसरे नगर की तरफ भी गमन या प्रवासन कर जाते हैं। तो महानगरीय संस्कृति उन व्यक्तियों को भी अपनी तरफ आकर्षित करती है जो विभिन्न कलाओं में अधिक निपुण होते हैं, जो बहुत ही अपने अपने क्षेत्र के अंतर्गत बहुत ही दक्ष जो व्यक्ति होते हैं। तो
उनको भी जो महानगर की जो संस्कृति है ना, महानगरीय संस्कृति, क्योंकि वहाँ पर उनको अपनी योग्यता दिखाने का बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं, तो वो लोग वहाँ नगरों के अंदर जाना, नगरीय प्रवासन करना पसंद करते हैं वो। तो महानगरीय संस्कृति उन व्यक्तियों को भी अपनी तरफ आकर्षित करती है जो विभिन्न कलाओं में अधिक निपुण होते हैं। और एक इसमें मनोवैज्ञानिक कारक के अंतर्गत हम एक चीज़ और ले सकते हैं कि अब जैसे जैसे नगरीकरण हुआ है, जैसे जैसे पाश्चात्य जो देश है उनकी संस्कृति का हमारे जो व्यवहार पर, हमारे जो जीवन पर प्रभाव पड़ा है, उसके कारण व्यक्ति जो है वो स्वतंत्र रूप से जीवन जीना चाहता है, वो बाध्यताओं को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। तो अधिक स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने के लिए भी व्यक्ति जो है वो नगरों की तरफ प्रवास करते हैं। आकर्षक जो कारक थे, इसी के अंतर्गत हम अब तीसरे कारक की बात करते हैं, सामाजिक कारक। यानी कुछ सामाजिक कारक भी हैं जिनके वशीभूत होकर के, जिनके कारण व्यक्ति गाँव से नगरों की तरफ प्रवासन करता है। तो नगर स्वयं में ऐसी जीवन विधि है जो दूसरे क्षेत्र के निवासियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस नगर में अपने आप में सम्मोहन है, जो दूसरे जो लोग हैं, दूसरे स्थानों के जो लोग हैं, उनको वो अपनी तरफ खींचता है। तो इस जीवन विधि में स्वतंत्रता पर आधारित सामाजिक संबंध, खुला स्तरीकरण, पारस्परिक अनभिज्ञता तथा दैत्यिक नियंत्रण आदि कुछ प्रमुख विशेषताएं, यानी ये जो कुछ कारण हैं, ये है ना, कुछ ये विशेषताएं हैं इस तरीके की, नगरों की अपनी कुछ इस तरीके की विशेषताएं हैं कि नगर के अंतर्गत जो है वो व्यक्ति अधिक स्वतंत्रता का अनुभव करता है, या नगरों के अंदर खुला स्तरीकरण है और पारस्परिक जनसंख्या ज़्यादा है ना, लोग तो ज़्यादा है लेकिन फिर भी आपस में एक दूसरे को वो जानते नहीं हैं, है ना। तो पारस्परिक अनभिज्ञता है और दैत्यिक नियंत्रण। गांव के अंदर अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित, निर्देशित और संचालित करने के लिए प्राथमिक संस्थाएं हुआ करती हैं। तो शहरों के अंतर्गत वो प्राथमिक संस्थाएं नहीं होती हैं, उनके स्थान पर दैत्यिक संस्थाएं होती हैं, जैसे पुलिस है, कानून है ना। तो वो दैत्यिक संस्थाओं के माध्यम से वो व्यक्ति के व्यवहार पर नियंत्रण करती है। तो शहरों के जो दैत्यिक नियंत्रण के भी जो साधन है, वो लोगों को आकर्षित करते हैं कि वो गाँव से छोड़ करके शहरों की तरफ निवास करें। तो शहरों के अंदर जो लोग हैं वो जातिगत निर्योग्यताओं का शिकार भी नहीं होते हैं। देखिए, गाँव के अंदर अगर हम बात करें तो वहाँ पर जातीय प्रतिमान होते हैं जो कि बहुत ही कठोर प्रतिमान होते हैं, और गाँव के अंतर्गत लोगों से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वो उन जातिगत नियमों को मान करके ही अपने व्यवहार को निर्देशित और क्रियान्वित करेंगे, है ना। तो वहाँ कठोर जातीय प्रतिबंध होते हैं, है ना। जहाँ गाँव के अंदर ऐसा होता है कि स्वर्ण है, कौन अछूत है, लेकिन शहरों के अंतर्गत जो है वो इस प्रकार के जातीय बंधन नहीं होते हैं। जातीय बंधन वो समाप्त प्राय हो चुके होते हैं या फिर बहुत ढीले होते हैं। तो जो लोग गाँव के अंदर हम यूँ कहें कि जो निम्न वर्ण की से संबंधित जो जातियाँ हैं और उनके जो लोग हैं, वो चूँकि गाँव के अंदर जातीय निर्योग्यताएँ जो है उनका शिकार होते हैं, तो वो वहाँ से पलायन करके नगरों की तरफ रहने लग जाते हैं, क्योंकि नगरों के अंदर जो है बहुत सारे लोग होते हैं, जनाधिक्य होता है, लोग एक दूसरे के बारे में ज़्यादा जानते भी नहीं हैं। और शहरों के अंदर एक ही व्यवसाय के अंदर, एक ही कार्यस्थल पर काम करने के कारण और वहाँ पर जो अर्जित जो परिस्थिति है उसके ऊपर ज़्यादा बल देने के कारण उन जातीय निर्योग्यताओं को लोग मानते नहीं हैं, है ना। वो उनके अनुसार व्यवहार नहीं करते हैं। तो जो निम्न वर्ण जाति के लोग हैं उनको लगता है कि हमें शहर के अंदर जाना चाहिए और वहाँ जा कर के हमें रहना चाहिए। शहरों के अंदर खुला स्तरीकरण होता है। खुला स्तरीकरण का मतलब कि निम्न जाति के लोग भी, कोई निम्न वर्ण से संबंधित है, निम्न जाति का है लोग है, तो वो भी अपनी व्यक्तिगत जो योग्यता है उसकी, जो उसकी कुशलता है उसके अनुसार उसका प्रयोग करते हुए, अपनी व्यक्तिगत कुशलता और क्षमता और योग्यता का प्रयोग करते हुए वो समाज में, नगरीय समाज में उच्च सामाजिक परिस्थिति को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि नगरों के अंतर्गत जो प्रदत्त परिस्थिति है उसका महत्व कम होता है और जो अर्जित परिस्थिति है उसका महत्व ज़्यादा होता है। अगले वीडियो में हम इसके अन्य कारकों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।